लेट्स माइक सारा दिन में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं अनंत मिश्रा। कल हमने बात की थी इजराइल और ईरान के बीच बिगड़ते संबंधों की, और ये बताया था कि जो संकेत उभर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इजराइल कभी भी ईरान पर आक्रमण कर सकता है। और हमारी बातचीत हुई उसके 8 घंटे बाद, यानी आज सुबह, तड़के सुबह, इजराइल ने ईरान पर धड़ाधड़ धमाके किए। 200 फाइटर जेट, कई मिसाइलें, और ईरान के जो कई प्रमुख शहर हैं जहां उनके परमाणु ठिकाने हैं, जहां उनके परमाणु संयंत्र हैं, उस पे धावे किए। ये तो इजराइल कह ही रहा था कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका की भी यही जिद है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना पाए। लेकिन आज सुबह जिस तरह इजराइल ने न सिर्फ परमाणु संयंत्रों पे हमले किए, बल्कि परमाणु संयंत्र से जुड़े जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो इसको काम को अंजाम दे रहे हैं, उनके घरों पे भी हमले किए और 6 परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही उसने ईरान की जो आरजीसी है, जो वहां की जो सेना है, युद्ध का जो काम देखती है, उसके तमाम बड़े बड़े अधिकारी, सेना प्रमुख हो, लगभग 20 कमांडरों को उन्होंने सुबह सुबह मौत के घाट उतार दिया। तो इजराइल की इस कार्रवाई से ये आशंका पैदा होती है कि इजराइल के इरादे क्या हैं। क्या सिर्फ ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देने तक उसकी जिद है? लेकिन आज जिस तरह उसने हमले किए, और ये बहुत सालों बाद, कोई दशकों बाद, इजराइल ने ईरान पर इतने बड़े हमले किए। इजराइल अपने पड़ोसी फिलिस्तीन हो या लेबनान हो या दूर बैठा यमन हो, जो आतंककारी गतिविधियां करता है, उससे पिछले 2 साल से 1.5 साल से लड़ रहा है लगातार। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इजराइल ने फिलिस्तीन, लेबनान या यमन पर हमला नहीं किया हो। लेकिन इजराइल पर इतना बड़ा हमला, और खास बात यह कि 80 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल के मुकाबले ईरान 10 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल में तो कई गुना बड़ा, लेकिन आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो ईरान 8 करोड़ से ज्यादा आबादी है और इजराइल की 80 लाख। तो एक मोर्चे पे 80 लाख का देश फिलिस्तीन से भी लड़ रहा है, लेबनान से भी लड़ रहा है, यमन से भी लड़ रहा है, और अब उसने इजराइल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। तो निश्चित रूप से इजराइल के जो इरादे हैं वो परमाणु बम तक सीमित नहीं है, उससे आगे है। आज ही ट्रंप, जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति, अक्सर ईरान के मौके पर, ईरान के मुद्दे पर, ईरान को लेकर उनके जो विचार आते हैं वो अलग अलग समय में बदलते रहते हैं। 3 महीने पहले उन्होंने कहा था कि ईरान पर हम हमला कर सकते हैं क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है लगातार। वो कहता कुछ है, छुपा रहा है दुनिया से, लेकिन वो परमाणु बम बनाने के नजदीक पहुंच गया। उसके बाद अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत का खेल खेला कि हम एक समझौता वार्ता करते हैं। तीसरे पक्ष के यहाँ वो समझौता वार्ता हुई, 1 वार्ता, 2 वार्ता, 3 वार्ता, 4 वार्ता, 5 वार्ता, और 6ठी वार्ता का समय निर्धारित होता उससे पहले ये रिपोर्ट आने लगी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। मतलब वो 15-20 दिन के अंदर अंदर परमाणु बम बना सकता है, और उसके पास इतनी सामग्री है जिससे 15 से 20 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इस खबर ने इजराइल से ज्यादा अमेरिका को चौंकाया, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ समझौता हो, लेकिन एक तरफ ईरान समझौते की टेबल पे बैठा और दूसरी तरफ परमाणु बम बनाने की ओर अग्रसर हो रहे। तो जब इजराइल ने हमला किया, ट्रंप बोले कि हमको इजराइल के हमलों का पता था। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका की इसमें सहमति नहीं रही होगी। बेशक अमेरिकी प्रशासन, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री सब ये कह रहे हैं
कि अमेरिका का इस हमले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उनको सब चीजें पता थी। और पहले जिस तरह से अमेरिका इजराइल को रोकता था, इस बार उसने ऐसा दबाव नहीं बनाया। और आज तो सुबह सुबह अमेरिका में जब अभी सुबह हुई है, तो ट्रंप ने उठते ही सबसे पहले ये कहा कि डील कर लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ईरान को ट्रंप की नई धमकी, मतलब कि अभी भी आपके पास समय है, छठे दौर की वार्ता की टेबल पर आइए, बैठिए और जैसा हम कह रहे हैं उसके हिसाब से आप समझौता कर लीजिए। ईरान के सामने अब दो नहीं कई रास्ते हैं, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ईरान चौराहे पे खड़ा है। अभी तक उसने जो इजराइल को धमकी दी है, अमेरिका को धमकी दी है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम ऐसा पलटवार करेंगे जिसकी उम्मीद नहीं रही होगी। समय समय पे उसने अपनी मिसाइलें और जो हथियार ईरान के पास है उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया है। वो सार्वजनिक प्रदर्शन अमेरिका और उसके मित्र देशों को ये जताने के लिए किया कि ईरान पहले जैसी ताकत नहीं है, ईरान अब बहुत बड़ी ताकत हो गई है और उस पर हमला करने का मतलब है इजराइल को भी वो नहीं छोड़ेगा। और मिडिल ईस्ट में जो मध्य पूर्व के देश हैं, अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, वो चाहे इराक में हो चाहे जॉर्डन में हो, ईरान ने धमकी दी थी कि हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इसके बावजूद अगर इजराइल ने इतना बड़ा साहस दिखाया कि उसके 6 बड़े जो ठिकाने थे परमाणु, उन पे हमले किए ताबड़तोड़, 6 उनके परमाणु जो बम बनाने वाले वैज्ञानिक हैं उनको मार गिराया, और 20 से अधिक जो कमांडर हैं बड़े बड़े, जिसको कह सकते हैं कि ईरान की सेना के जो बड़े अधिकारी थे, उन सबको उन्होंने हमले से मार गिराया। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो महत्वपूर्ण है कि इजराइल ने ईरान के अंदर ही ऐसे ठिकाने बना रखे हैं, उनकी जो मोसाद जासूसी एजेंसी है उसने ऐसे ठिकाने बना रखे हैं कि कई ड्रोन और कई हमले वहां से भी किए गए। तो ये चीजें दर्शाती है कि इजराइल कुछ लंबा करने की सोच रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया अपनी देश की जनता को, उन्होंने साफ कहा कि इजराइल की जनता को धैर्य रखना होगा और लंबे समय तक चल सकता है ये संघर्ष, इसके लिए उनको तैयार रहना होगा। तो सवाल वही आता है कि अमेरिका पर्दे के पीछे से है, सारी मदद उसकी है, जितने इजराइल को हथियार मिलते हैं, चाहे वो बम जो बड़े बड़ी बिल्डिंग को तोड़ने के और बंकर तोड़ने के जो बम हो, या हवाई हमले दूसरे देश से हो उसको रोकने की जो तकनीक है, वो अमेरिका उनको मुहैया कराता है। तो इस हमले के बाद ईरान का क्या प्रतिक्रिया होगी? ईरान ने अभी कुछ ड्रोन से हमला किया है, लेकिन वो जितना बड़ा हमला इजराइल ने किया है उसके मुकाबले वो हमला नहीं है। और अब ईरान को ये दिखाना होगा कि वाकई वो ताकतवर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बहुत से देशों को हमने देखा, वो चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे फिलिस्तीन हो, या लेबनान हो, या यमन हो, ये बुरी तरह से बर्बाद हो गए, कुछ अपने सिविल वार गृह युद्ध की वजह से और कुछ इजराइल के साथ या आप दूसरे देशों के साथ युद्ध में। तो आज के जो इजराइल का हमला हुआ है उससे एक बात साफ होती है, आम आदमी के दिमाग में, दुनिया के दूसरे देशों के दिमाग में ये चीज अब पनपने लगी है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो 2 साल से ज्यादा से 3 साल से युद्ध चल रहा है वो तो अपनी जगह है, उसमें कमी नहीं आई। और जिस तरह अभी यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस के उसके एयरबेस को तबाह किया और रूस ने धमकी दी है कि वो इसका बदला लेगा, दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन, लेबनान और यमन से लड़ रहा था, अब उसके साथ उसमें ईरान की भी एंट्री हो गई। तो 6 देश तो ये शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ पिछले महीने, कड़वा दौर देखा, युद्ध नहीं हुआ लेकिन युद्ध जैसे हालात बन गए थे, और अगर सीज फायर नहीं होता तो परिस्थितियां कहां जाती। दूसरी तरफ चीन और ताइवान, लंबे समय से चीन ताइवान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि ताइवान उसका हिस्सा है। और अमेरिका सीधी चीन को चेतावनी दे रहा है
कि अगर ताइवान पर कुछ हुआ तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि ताइवान भी बहुत छोटा है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, उनके बीच भी रह रह के युद्ध जैसे हालात बनते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आज की परिस्थितियों में देखा जाए, जो पिछले 3 साल से चल रही हैं, तो धीरे धीरे जो युद्ध की विभीषिका थी वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और लग ऐसा रहा है कि ईरान की एंट्री के बाद, और साफ बात है ट्रंप ने आज फिर कहा कि अगर ईरान ने बदले की भावना से फिर से इजराइल पे हमला किया तो अमेरिका उसका साथ देगा। वही अमेरिका है जो कल तक कह रहा था कि इजराइल को हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वो कह रहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पे हमला किया तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो ऐसी परिस्थितियां जो दिख रही हैं, उसमें कौन किसके साथ जाएगा? क्योंकि युद्ध होता है तो दो देशों के बीच में होता है, लेकिन जब विश्व युद्ध बनता है तो उसमें कई देश होते हैं। एक खेमे में कुछ देश होते हैं, दूसरे खेमे में कुछ देश होते हैं। तो आज की परिस्थितियों में देखें तो रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया खुले तौर पर ये 4 राष्ट्र ऐसे हैं कि जो अमेरिका के खिलाफ है और उनके अपने अपने स्वार्थ है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका है, नाटो देश है उसके साथ, यूरोप के कई उनके बीच मतभेद हैं, लेकिन बावजूद उसके नाटो देशों को भी लगता है कि अगर रूस या चीन से हमको भिड़ना है तो अमेरिका का साथ जरूरी है। तो कौन किस तरफ जाएगा ये आज की स्थिति में हम नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे लिए चिंता की ये बात है कि अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है तो भारत किधर जाएगा। भारत के रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं, इधर अमेरिका और इजराइल जो है, तो इजराइल के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान के साथ जब भारत का तनाव हुआ पिछले महीने, तो सबसे पहले देश इजराइल था जिसने पाकिस्तान की जो आतंककारी गतिविधियां हैं उसकी निंदा भी की थी, और उसने साफ साफ कहा था कि हम इस मुद्दे पर भारत के साथ हैं। तो भारत के लिए रूस और अमेरिका को चुनना, फिर उधर इजराइल और ईरान को चुनना, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, हम वहां से तेल भी लेते हैं, रूस से भी लेते हैं। तो भारत के साथ ऐसे संबंध इन देशों के हैं कि उसमें ये समझना मुश्किल होगा कि भारत किस तरफ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने समय तक चलेगा, कौन किसके साथ जाएगा, ये आज की स्थितियों में बड़ा सवाल नहीं है। आज की स्थितियों में बड़ा सवाल ये है कि अगर युद्ध हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे। हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, आर्थिक विषमताएं जितनी हैं यहाँ पे, अभी 4 साल पहले 5 साल पहले जो कोरोना की महामारी दुनिया ने झेली और लाखों लोग उसमें मौत का शिकार हुए, कितनी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई। ऐसी स्थिति में कि जब दुनिया फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की तरफ अग्रसर हो रही है, ऐसे दौर में क्या तीसरे विश्व युद्ध की जरूरत है, या तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है किसी भी परिस्थिति में तो उसके नतीजे क्या होंगे। आपको याद होगा कि 1914 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ और फिर उसके बाद 1939-40 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए थे? 10 करोड़ लोग। पहले जो विश्व युद्ध है उसमें तो 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन दूसरा जो विश्व युद्ध था उसमें 8-8.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये बात है 8 दशक पुरानी। जी हाँ, 8 दशक पहले जो युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, नागासाकी, हिरोशिमा, हम सब आज भी इतिहास की किताबों में उसके किस्से पढ़ते हैं कि किस तरह अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो हमला किया, परमाणु बम गिराए, उसके नतीजे कितने सालों तक जापान ने भुगते। तो ऐसी परिस्थिति में है कि जब आज से 80 साल पहले, 8 दशक पहले जो विश्व युद्ध हुए थे दो, उनमें अगर 10 करोड़ लोग मारे गए, तो आज अगर युद्ध होता है तो उसके नतीजे क्या होंगे, कितने लोग मरेंगे। उस समय जो परमाणु बम थे उसके मुकाबले 100 गुना ताकत वाले परमाणु बम आज रूस और अमेरिका के पास है। 12,000 से अधिक परमाणु बमों का जखीरा आज दुनिया में है। हम शांति की बात करते हैं, परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करते हैं। ये ईरान पर जो प्रतिबंध लगाने की अमेरिका कह रहा है कि भाई इसको परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए, वही अमेरिका 3,000 से ज्यादा परमाणु बम लेके बैठा है।
तो सवाल यह है कि जो दुनिया की ताकतवर देश है वो खुद हथियार बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, नए नए हथियार का निर्माण कर रहे हैं, और अपनी जो कंपनियां हैं वो दूसरे छोटे देशों को, तो एक तरह से कह सकते हैं कि युद्ध एक तरह का व्यवसाय है। जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए का जो रक्षा बजट है वो इन पे खर्च होता है। तो अभी इस समय की जो आज की परिस्थिति है, कल ईरान क्या निर्णय लेता है, कल लेता है, 2 दिन में लेता है या 4 दिन में फैसला लेता है कि किस स्तर का वो बदला लेगा, क्योंकि सवाल ईरान के सामने बड़ी चुनौती है आज। ईरान पहले भी कई बार कह चुका है कि अगर हमारे पर हमला हुआ तो हम दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे पास कितनी ताकत है। और आज जब उसके 20 कमांडर मारे गए, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए, परमाणु जो बम बनाने में वैज्ञानिक लगे हुए थे उनको उनके घर में सोते हुए में इजराइल ने मार दिया, कई सिविलियंस मारे गए, घायल हुए, क्योंकि जो मिसाइल और जो बम गिरे उससे कुछ वैसे भी नुकसान हुए उनको। तो इजराइल के इस हमले का ईरान कितना प्रतिरोध करता है और कब करता है, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। कितना भीषण हमला करता है जैसा कि वो बार बार कह रहा है, और कब करता है, ये दोनों चीजें निर्भर करेंगी कि दुनिया क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है या अभी भी ऐसा कोई रास्ता है। संयुक्त राष्ट्र, आज ईरान ने अपील की है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने बयान जारी करने के अलावा शायद उसके पास कुछ ताकत नहीं है। गाजा में जो हो रहा है, गाजा में जो भुखमरी की नौबत है, इजराइल ने पूरे जितनी भी सहायता आती है दूसरे देशों से उसके रास्ते रोक रखे हैं, और वहाँ बच्चे बुजुर्ग भूख से तड़प रहे हैं, दूध के लिए तड़प रहे हैं, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं, और अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसे हालत में संयुक्त राष्ट्र क्या अपनी जो उसका एक भूमिका है कि दुनिया में शांति रखना, या ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो दोनों पक्षों को बैठा के टेबल पर बात करना, उसमें आज तक तो संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया। और फिर अगर अमेरिका एक तरफ खड़ा होता है, एक तरफ रूस खड़ा होता है और एक तरफ चीन भी पालेबंदी करता है, तो ये जो 5 वीटो पावर शक्तियां हैं ये किसी भी प्रस्ताव को आसानी से वीटो कर सकती है। इजराइल के खिलाफ अभी एक प्रस्ताव आया था, उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो देश के सामने, दुनिया के सामने आज बहुत बड़ी विकट चुनौती इजराइल के इस हमले से पैदा हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन का हमला हुआ उसमें उतनी संकट की नहीं थी, क्योंकि अगर ये युद्ध होता है तो कितनी मौत होंगी इसका अंदाजा, इसकी आशंका हम लगा नहीं सकते। लेकिन जो तेल का जो है संकट सबसे बड़ा, तेल और गैस का, भारत जो मिडिल ईस्ट के देशों से तेल लेता है, सारे रास्ते रुक जाएंगे। अभी जो जहाज कंपनियां हैं जो तेल इधर से उधर ले जाती है एक देश से दूसरी देश, उन्होंने भी अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग की। उन्होंने अपने जो राष्ट्र हैं, अपने देश हैं उसमें शामिल हैं संगठन में, उनको चेतावनी भी दी और उनको एक अपील भी की है कि मिडिल ईस्ट में आने वाले कुछ दिनों में संकट गहरा सकता है, इसलिए वो ध्यान से काम करें और एहतियात बरतें। सीधा सीधा है अर्थ कि वो जितनी, चाहे शिपिंग कंपनियां हो चाहे दूसरे देश हो, ये सब समझ रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बार बार रह के उठता है कि इसको रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए। जब ताकत मूंछों की आ जाए, ईगो की लड़ाई हो जाए, आज जो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है वो ईगो की लड़ाई है। पिछले 5 दशक से इन देशों के बीच में रह के युद्ध होते हैं, युद्ध विराम होते हैं, समझौते होते हैं, युद्ध बंदियों की रिहाई होती है, लेकिन अंत में नतीजा क्या निकलता है? कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि दोनों देशों में अगर इस चीज की सहमति बन जाए कि हम इस मुद्दे पर बातचीत से निपटाएंगे और ये मुद्दा है, इसमें अगर कोई चीज होती है तो हम संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता लेंगे और बड़े राष्ट्रों की मध्यस्थता लेंगे। लेकिन आज की रात महत्वपूर्ण होने वाली है, इजराइल के लिए भी और ईरान के लिए भी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि वो बंकर में रहें, और उन्होंने आशंका भी जताई है कि ईरान बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी ताकत है। तो आने वाला समय, आज की रात, 2-3 दिन की रात, ये तय करेगी कि दुनिया किस तरफ जा रही है,
क्या जो आशंकाएं हैं विश्व युद्ध की वो सही साबित होंगी, या फिर बीच का कोई ऐसा रास्ता निकलता है जिससे दोनों देश को शांति की वार्ता पे टेबल पे लाकर फिर से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे दुनिया में शांति कायम रह सके। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.